रेंजर्स इख्तियारात मामले पर पीपल्स पार्टी की हाईकमान पहले रोज दुबई में फैसला न कर सकी। दूसरी बैठक आज हो रही है। रेंजर्स कार्रवाइयों को सूबाई हुकूमत की पेश की इजाजत से मशरूत करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ऊंट किस करवट बैठेगा? तालिबान दफातर कोयटा में मौजूद हैं, पता चाहिए तो मैं दे देता हूं। अफगान सदर अशरफ गनी का ताजा इंटरव्यू में पाकिस्तान पर इल्जाम। उधर अफगानिस्तान में दाइश की बड़ी कार्रवाई, 80 जाने ले गई। काबुल में 2 खुदकुश धमाकों में 230 से जायद अफराद भी जख्मी। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं, इमरान खान बरसों का काम दिनों में चाहते हैं। जो वादे 90 दिन में पूरे करने का कहा, उनके लिए 5 साल भी कम हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को नाराज अरकान सूबाई असेंबली की मुखालिफत का सामना। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी इजलास में तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत नाज़रीन दुबई में 2 अहम मामलात पर मुशावरत करने के लिए मौजूद हैं। इनमें से एक मामला यकीनन कराची में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत में तोसी का मामला है और दूसरा गालिबन इससे भी ज़्यादा अहम कि रेंजर्स को क्या यही इख्तियारात सूबा सिंध के दीगर हिस्सों में भी देने हैं या नहीं। याद रहे कि रेंजर्स के ये खुसूसी इख्तियारात यानी छापों और गिरफ्तारियों के 19 जुलाई को ख़त्म हो चुके हैं। पिछली मरतबा जो हुकूमत है उसने 77 दिनों के लिए इन इख्तियारात में तोसी की थी और इस वक्त इन इख्तियारात को बहाल करना है या बढ़ा कर देना है या नहीं देना है, इस हवाले से मुशावरत दुबई में जारी है। इस सिलसिले में पहली बैठक गुज़श्ता रोज़ वहाँ हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस हवाले से फैसला ना कर पाई और आज इस सिलसिले की दूसरी बैठक वहाँ जारी है। वफाकी हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश होते कि रेंजर्स को यह इख्तियारात कराची के हद तक तो दिए ही जाएं, इनको आगे बढ़ाकर इनका दायरा कार सिंध के दीगर इलाकों तक भी वसी कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी के पास दरअसल ऑप्शंस हैं क्या? इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेट गनी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेट गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर, ये रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात कराची में देने हैं, उनकी मुद्दत में इजाफा करना है या सूबा सिंध भर के लिए देने हैं, ऑप्शंस हैं क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी की? जवाब, एक तो मैं, अगर मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं चीज़ों को वाज़ेह कर दूं। कन्फ्यूजन बहुत है लोगों के जहनों में और शायद बहुत सारे लोग हमारे दोस्त आके टीवी पे बैठ के माहिराना तबसरे करते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी चीज़ों का पता नहीं है। एक तो ये है कि रेंजर्स 1989 से सूबा सिंध में मौजूद हैं और हर साल उनको एक्सटेंशन दी जाती है 1 साल के लिए, ताकि वो सूबा सिंध में रहें। और जो अभी आपने बताया कि 19 जुलाई 2016 तक उनके पास ये इजाज़त थी सिंध में रहने की, जो एक्सपायर हुई है और पिछले बरस भी इस तरह से वो हुई थी। लेकिन उसमें आइन में एक शिक मौजूद है जिसके तहत जब सूबे में उनको इजाज़त दी जाएगी रहने की, तो उसकी जो तौसीक है वो सूबाई असम्बली से करवाना ज़रूरी है। पिछली मरतबा भी जब सूबाई असम्बली में ये बात गई थी तो सूबाई असम्बली ने 1 साल की इजाज़त दे दी, लेकिन उसके ऊपर चंद उन्होंने शराइत लगा दी थी। अच्छा, वो अगर आप जो गुज़िश्ता बरस 30 जुलाई 2015 को फेडरल गवर्नमेंट ने एक ख़त भेजा है, इसी तरह हर साल आता है, उसमें ये वाज़े लिखा है कि सूबा सिंध में रेंजर्स अगले 1 साल के लिए तैनात रहेगी पुलिस की मदद करने के लिए। ठीक है, सिर्फ पुलिस की मदद करने के लिए। फिर 2013 में जब कराची ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ तो उस वक्त तमाम सियासी जमातें भी थीं, फेडरल गवर्नमेंट भी थी और पाक फ़ौज के नुमाइंदे भी थे और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदे भी थे। उसमें यह तय पाया था कि कराची के लिए रेंजर्स को पुलिसिंग के खुसूसी इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे, खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ और सिंध गवर्नमेंट ने कुछ इख्तियारात उनको, जो पुलिस के इख्तियारात हैं, वो उनको तफवीज़ किए, जिसमें रेंजर्स के पास गिरफ़्तारी का भी इख्तियार था, फिर उसको इंट्रोगेट करने का भी इख्तियार था। ये सारी चीज़ें आई। फिर आपको याद होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया। फिर एंटी टेररिज्म एक्ट में एक तरमीम हुई छोटी सी, वो 11EEE हवाले से, और फिर एक कोई और सेक्शन 3 या 4 में उसकी अमेंडमेंट थी, वो अमेंडमेंट हुई, वो की थी पार्लियामेंट ने। अच्छा, वो दोनों तरामीम, पोपा वाली जो थी, पोपा का जो कानून था वो भी, और ATA में जो अमेंडमेंट थी वो भी, उसके अंदर सनसेट क्लॉज था, वो 2 साल के बाद ख़त्म हो जानी थी। वो 2 साल गुजर गए, वो दोनों कानून जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। वो हमारा काम नहीं है, वो पार्लियामेंट ने करना है, जो फेडरल गवर्नमेंट करवाएगी खुद वहाँ से। अच्छा, जो सूबा सिंध ने जो इख्तियार दिया था वो चूँकि
तय हुआ था तमाम जमातों के दरमियान, जो कराची ऑपरेशन का जब आगाज़ हुआ कि रेंजर्स को ये इख्तियार दिए जा रहे हैं, तो वो दिए गए थे। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि जब ये जो बात आ रही है कि जी पूरे सिंध में वो क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई आदमी कराची में जुर्म करके इंटीरियर में जाके छुप जाते हैं बकौल डीजी रेंजर्स के, तो हम उनके पीछे क्यों नहीं जा सकते हैं। देखें, 2013 के ऑपरेशन से पहले भी रेंजर्स कराची में कार्रवाइयाँ करती थी, लोगों को पकड़ते थे, पकड़ के वो पुलिस के हवाले कर देते थे, फिर बताते थे कि जी इनके पास से ये असलहा निकला है, इनके पास से ये ड्रग्स निकली हैं, या कोई और ऐसा जो भी चीज़ उनके ऊपर होती थी वो बताते थे। पुलिस उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर लेती थी। इसी तरह से कराची के साथ साथ पूरे सूबे सिंध में रेंजर्स ये काम कर रही है, जिसकी उन्होंने गालिबन कोई कल या परसों एक प्रेस रिलीज देके लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सिंध में हम पहले से काम कर रहे हैं। भाई वो काम तो आप पिछले कोई 26 साल से कर रहे हो, 27 साल से कर रहे हो, कोई एक अनोखी चीज़ नहीं है। कराची में इख्तियारात जो दिए गए थे वो एक तय हुआ था तमाम जमातों और इदारों के दरमियान। अब अगर रेंजर्स ये समझती है कि उनको कराची के अलावा सूबा सिंध के दीगर शहरों में भी ये काम करना है, तो फिर उसके लिए उनको मज़ीद इख्तियारात की ज़रूरत होगी, जैसे कि कराची में दिए गए थे। खुद से ये नहीं ले लिए जाएंगे कि जी हमने बस हमारे पास इख्तियार हम कर लेंगे। तो बुनियादी चीज़ समझने की ये है। अब अगर सूबा सिंध में कराची के हालात और बाकी अजला के हालात एक जैसे हैं, बहुत ही ख़राब हैं, फिर तो बिल्कुल बात जायज़ है। लेकिन अगर हम ये साबित करें कि सूबा सिंध के बाकी अजला के हालात बाकी तीनों सूबों से बेहतर हैं, क्राइम रेट हमारा तीनों सूबों से कम है, इम्प्रूवमेंट हमारी सबसे ज़्यादा हुई है, तो उसके बाद फिर ये मुतालबा करना है कि नहीं जी जो कराची में इख्तियारात हैं वो दिए जाए, तो उसकी कोई तुक बनती नहीं है। तो सर आपने फिर नैरो डाउन क्या किया पीपल्स पार्टी के ऑप्शंस को? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि चूँकि कराची ऑपरेशन अभी जारी है, ये फैसला ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी लीडरशिप भी बैठी है, चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। कराची की हद तक तो शायद जब तक ये ऑपरेशन चलता रहे वो इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, लेकिन उन इख्तियारात से भी बाज़ औक़ात हमने तजावुज़ देखा ज़रूर है। उन तजावुज़ के जो इवेंट्स कुछ हुए हैं उनको रोकने का हमें बंदोबस्त ज़रूर करना चाहिए। अगर कहीं किसी इदारे ने कोई भी कानून को फलांदा है, उससे बाहर निकले हैं, फलांग कर कहीं आगे चले गए हैं, तो ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि कोई इदारा, कोई फ़र्द किसी कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना करे। और बतौर सूबाई हुकूमत ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें। लेकिन लोग बाज़ औक़ात पता नहीं क्यों जो ये बुग्ज़ है पीपल्स पार्टी लोगों के अंदर है, ये निकल के नहीं दे रहा। हम करें क्या? मतलब उस बुग्ज़ में इतने ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि वो आइन को भी एक तरफ फेंक देते हैं, कानून को भी एक तरफ फेंक देते हैं। और तासुर आम तौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी जो काम करती है वो बदनीयती पे करती है, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो बात सामने आती है वो 100% सच होती है, उसमें तो एक लफ्ज़ गलत हो नहीं सकता है। तो इस तासुर को अगर जहनों से निकाल के लोग कानून को, आइन को सामने रख के देखें, हालात को सामने रख के देखें, तो फिर वो जो फैसला करेंगे वो थोड़ा समय अनबाइस्ड होगा। ठीक है, तो गनी साहब आप ये फरमा रहे हैं कि सिंध पुलिस में ये सलाहियत मौजूद है कि वो सिंध भर में अमन व अमान, जराइम का सद्देबाब कर सके, लेकिन यही सिंध पुलिस कराची में भी उस तरह पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सकती, लिहाजा हमें यहीं पर सिर्फ रेंजर्स की जरूरत है, सिंध भर में जरूरत नहीं है अभी। नहीं, देखें, इसको आप बिल्कुल ऐसे आउटराइट तो मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर हुई ज़रूर है। अब अगर कहीं कहीं हालात ऐसे हैं कि सिंध पुलिस के पास इतने वसाइल भी नहीं हैं और शायद इतनी उनके पास तादाद भी नहीं है कि वो इन जराइम को ख़त्म कर सके या उनका सामना कर सके, तो कराची में उनको एक्स्ट्रा इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेंजर्स पूरे सिंध में नहीं होनी चाहिए, रेंजर्स पूरे सिंध में पहले से मौजूद है, हर ज़िले में उनके ऑफिस मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं। सिर्फ मसला वो जो खुसूसी इख्तियारात हैं उसके हैं। कराची में भी जो खुसूसी इख्तियारात हैं ना वो रेंजर्स के अकेले मांगने पर पीपल्स पार्टी ने खुद से दिए थे, ये तमाम जमातों ने, इदारों ने बैठ कर फैसला किया था, उसमें ये तय हुआ था और हमने वो कर दिया था। लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा की बात है तो लेकिन फिर वो सिंध तक महदूद क्यों रहें? मुझे ये बात नहीं समझ आती कि क्या कराची में जुर्म करने वाला सिंध की हुदूद से बाहर नहीं जाता? अभी चीफ जस्टिस साहब के बेटे का अगवा हुआ, वो क्या सिंध की हुदूद के अंदर से पकड़ा गया है? वो तो खैबर पख्तूनख्वा से पकड़े गए उनके लोग जिन्होंने उनका अगवा किया था। तो इससे तो ये साबित होता है कि सिंध में जुर्म करने वाले लोग पंजाब भी जा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी जा सकते हैं। फिर ये मुतालबा क्यों है कि जो इख्तियारात रेंजर्स को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में है वो सिर्फ सूबे सिंध तक बढ़ा दिए जाएं? फिर वो इख्तियारात पूरे पाकिस्तान में दे दीजिए। एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि इस वक्त रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात सिंध भर में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यह तो फिर तय हो गया, जरूरत नहीं है, लिहाजा ये तय है कि ये इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे।
नहीं अभी तय तो नहीं है, लेकिन देखें मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर कराची में इख्तियारात दिए गए थे तो कराची के हालात इस बात का मुतालबा कर रहे थे, मुतकाजी थे कि दिए जाएं। तमाम जमातों ने तय किया, पीपल्स पार्टी भी उसमें बैठी थी, हमारी हुकूमत बैठी थी, हमने तय किया कि देने चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी बाकी अजला में होने चाहिए, फिर हमें ये बताना पड़ेगा, हमें ये साबित करना पड़ेगा कि बाकी अजला के हालात भी बहुत ख़राब हो गए हैं, पहले के मुकाबले में बहुत तबाहाल हैं। वहाँ पर जो पुलिस की कारकर्दगी बहुत ही बुरी हो गई है, जराइम पेशा लोग दंदनाते फिर रहे हैं। जिस तरह कराची 2013 से पहले था वैसे अजला की हालत हो गई है। फिर आपकी बात इट मेक्स सेंस, बट ये खदशा भी है कहीं कि जी अगर ये इख्तियारात दे दिए गए, भले इस यकीन दहानी के तहत कि सिंध भर में कार्रवाइयां सिर्फ हार्डन्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ होंगी, तब भी एक ग्रे एरिया है, सियासी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लिहाजा ये इख्तियारात नहीं जाए। तो ये कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन है एक बैक ऑफ द माइंड। जवाब वो तो वैसे ही हो रहे हैं, देखे ना, वो तो वैसे भी हुई है ना कुछ चीज़ें जो मैंने आपको कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ तो किया गया है। तो ये तो कोई बात ही नहीं कि इख्तियारात नहीं था तो उसके बाद वो काम नहीं कर, जिनको जो काम करना है वो इख्तियार ना होने के बावजूद भी कर रहे हैं। और लेकिन जब इख्तियार नहीं होता, जब कोई काम किया जाता है तो उसके ऊपर एतराज़ कुछ वज़न रखता है। लेकिन अगर आप कोई इख्तियार दे दें और फिर उसको मिसयूज़ किया जाता है तो फिर वो जाहिर है कि जस्टिफिकेशन उनके पास हो जाती है। लेकिन ताकत जिनके पास होती है फिर वो अक्सर कर जाते हैं ऐसे काम जो उनको नहीं करने चाहिए। तो गनी साहब, आप चूंकि फरमा रहे हैं ऐसे वाकयात हुए हैं, डॉक्टर आसिम का केस है, बहरहाल ये इल्ज़ाम लगा पुलिस पर, नाकिस तफ्तीश, फाइलें गायब की गई, रेंजर्स की जानिब से इल्ज़ाम आया, ताज़ा गिरफ्तारी असद खरल की जो वाकया हुआ, आपको नहीं लगता इन तमाम एपिसोड से बहरहाल जो सिविल ओवरसाइट का एक क्रेडिबिलिटी है वो ही इरोड हुई है, उसी के ऊपर हर दोनों जो मिसालें आपने दी हैं और दोनों जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं वो फैक्चुअली जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि डॉक्टर आसिम के केस में मैं समझता हूं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक की है, और जब अगर आपके पास वक्त हो तो कभी उस केस को फॉलो कीजिए और उसके डॉक्यूमेंट्स को खुद जाके देखिए। कभी अगर मौका मिले तो दूसरी तरफ का भी जो ओपिनियन है उसको भी देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादती शायद डॉक्टर आसिम के साथ हुई है इस पूरे केस के अंदर। जहाँ तक खरल की बात आप करते हैं, आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट के बाहर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के कुछ मुसल्लह अफराद पकड़े थे पुलिस ने, जो वांटेड भी थे बहुत सारे केसेस के अंदर। उसमें पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में कुछ कांस्टेबल्स जो थे, जो पुलिस के कमांडोज थे, वो सादे कपड़ों में थे। सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट का कार्रवाई शुरू की, आज तक हो रही है, जिसमें आईजीबी शामिल हैं। 21 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इस बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है कि आपके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने ये कार्रवाई की। अब मुझे बताइए कि अगर तो सिंध हाई कोर्ट के बाहर सादे लिबास में पुलिस के कुछ सिपाही ये काम करें तो वो जुर्म है, और यही सादे कपड़ों में मलबूस कुछ अफराद बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में लड़काना में कोई जाके काम करें तो उसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? वो एतराज़ ये नहीं है कि असद खरल को आपने क्यों पकड़ा, तरीक़ेकार पर एतराज़ है। अगर आप ये कहते हैं सादे कपड़ों में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में हर किसी भी शख्स को इजाज़त है, किसी भी इदारे को इजाज़त है जहाँ से जिसको चाहे उठा के लेके चले जाएं, तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि जी सिंध गवर्नमेंट ने या पुलिस ने गलती की है। लेकिन अगर गलती किसी और की है और एतराज़ हमारा सिर्फ ये है कि भाई अगर वो रेंजर्स के लोग थे तो वर्दी में क्यों नहीं आए, अगर रेंजर्स के लोग थे तो वो गाड़ियों में अपनी क्यों नहीं आए, अगर वो रेंजर्स के लोग थे तो लोगों के सामने असद खरल को क्यों नहीं उठाया कि ये एक मुजरिम है, इसको हम उठाने के लिए आए। ये एतराज़ बुनियादी ये है, असद खरल के ऊपर केस है, साबित करो, लटका दो भाई, हमारा क्या लेना देना उससे। मैंने आज तक कभी उसको देखा नहीं है। लेकिन अगर हम एक जायज़ एतराज़ करते हैं तो उसको भी ये रंग क्यों दिया जाता है कि हम किसी क्रिमिनल को या करप्ट आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टुवर्ड्स द वेरी एंड चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि बहरहाल रेंजर्स तो रहेंगे सिंध में, तो क्यों पीपल्स पार्टी कहती है कि वो डिक्टेटर की तरह, एक वॉइसरॉय की तरह बयान दे देते हैं? आप भी तो फरमा रहे हैं कि कराची की हद तक तो जरूरत है रेंजर्स के, खुसूसी इख्तियारात की भी जरूरत है, और सिंध में तो वैसे ही मौजूद है। फिर गलत तो नहीं कह रहे चौधरी साहब? मुझे एक बात बताइए कि अगर तो सिंध गवर्नमेंट का कोई किरदार इसके अंदर नहीं है, आइन ने कोई इख्तियारात नहीं दिए सूबाई हुकूमत को, तो फिर ये बार बार सिंध हुकूमत से क्यों कहा जाता है कि जनाब आप इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, पुलिस की इख्तियारात दे दीजिए? कहीं आइन और कानून में तो लिखा हुआ है ना कि ये इजाज़त सिंध गवर्नमेंट ने देनी है। अगर देनी है तो फिर ये वायसराय क्यों उस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, वहाँ से बैठ के ऑर्डर करते हैं कि जी नहीं वो सिंध हुकूमत चाहे ना चाहे हम रखेंगे। ओ भाई, आप मतलब क्यों पाकिस्तान को, पूरे सिंध को अपनी जागीर समझते हो? आप अगर वजीर दाखिला हो तो आपके इख्तियारात भी महदूद हैं, लामहदूद तो नहीं है, जिस तरह किसी भी आइन और कानून के दायरे में रह के किसी भी इदारे या फर्द के हो सकते हैं। तो बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना चौधरी निसार ने कभी सीखा ही नहीं है। गलत वक्त पे गलत काम, सही वक्त पे गलत काम करना, जहाँ कोई बात और करनी चाहिए वहाँ कोई और बात कर देना, जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोल देना, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहना, जहाँ नजर आना चाहिए वहाँ गायब हो जाना, जहाँ गायब होना चाहिए वहाँ नजर आना। ये चौधरी निसार की मतलब खुदादाद सलाहियतें हैं। तो वो मतलब क्राइसिस अपने लिए भी पैदा करते रहते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए भी पैदा करते रहते हैं, मुल्क के लिए भी करते रहते हैं।
सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी नाज़रीन वाज़े कर रेंजर्स इख्तियारात और उनके सिंध में क़याम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और उनकी गुफ्तगू से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने एक रिफ्लेक्शन देखी है इस मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मौजूद तनाव पर, और उनकी बातों से आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को समझ ये आती है कि सिंध के अंदर रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात देने का मुतालबा किसी तौर एक जायज़ या मुनासिब मुतालबा नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को अपना ताज़ा इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कुछ इल्ज़ामात दोबारा से लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने जी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब को अपने एक इंटरव्यू में कुछ इंतहाई सख्त बातें पाकिस्तान के हवाले से कहीं। उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अलकायदा का तो मसला है, लेकिन अफ़गानिस्तान इनसे ज़्यादा बड़ा मसला और ख़तरा पाकिस्तान के साथ अपने रियासती ताल्लुकात को समझता है। उन्होंने अफगानिस्तान की माजी की हुकूमतों की तरह एक इल्ज़ाम को दोहराया। उन्होंने ये कहा कि तालिबान दफातर पाकिस्तान में कोयटा में मौजूद हैं और अगर कोई चाहे तो वो उन दफातर का पता देने के लिए तैयार हैं, जहां उनके बकौल इन दफातर से तालिबान की भर्तियां भी हो रही हैं, उन्हें माली मुआवनत भी दी जा रही है। ये बात अहम इसलिए है कि इनसे कबल माजी की हुकूमतें तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नाज़रीन लगाती थीं, मगर अब अशरफ गनी साहब भी ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के हवाले से दोहरा रहे हैं। इसी दौरान हमने देखा काबुल में गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, 2 खुदकुश हमले हुए, दाइश ने जिनकी जिम्मेदारी कबूल की और जिसमें 80 के करीब अफराद हलाक जबकि 230 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सो अफगानिस्तान में मौजूद ख़तरात अब इस खत्ते को किस तरह दरपेश हैं तमाम तर, एक मिसाल आपको यहाँ से इसकी भी मिलती है। तो पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ तनाव का शिकार हैं, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला हो या अफगानिस्तान की जानिब से तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान का असर रूसों को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हो, पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए अपने लिए क्या रास्ता देख रहा है, क्या ऑप्शन पाकिस्तान के पास है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इंटरव्यू दिया अशरफ गनी साहब ने सलीम साफ़ी साहब को। हामिद कज़ई साहब तो कहते थे कोयटा शूरा है जी, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जी कोयटा में अफगान दफातर हैं, तो ये रॉक बॉटम नहीं है दोनों ममालिक के ताल्लुकात का? या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, एक तो बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे इनवाइट किया सेगमेंट के लिए। आपके प्रोग्राम्स बड़े इन्फॉर्मेटिव और आप बड़ी अच्छी तैयारी करके आते हैं और संजीदा डिस्कशन होती है और टाइम मिल जाता है थोड़ा बात करने का। लेकिन इस मसले पे आने से पहले मैं एक वेरी ब्रीफ कमेंट करूंगा। आप सईद गनी साहब ने अब सिंध की सिचुएशन पे कहा, देखिए सिंध के अंदर पीपल पार्टी का मैंडेट है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जमहूरी तरीके से और उनका बड़ा राइट बनता है कि उन्होंने उसको मैनेज करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान में फाटा में, बलूचिस्तान में, तीसरी जगह कराची का वो एरिया है, और ये रिलेट करते हैं कौमी सलामती के इश्यूज़ के साथ जो रिलेटेड हैं आपके मरकज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो देयरफॉर हम उनकी मदद के लिए, ये रेंजर्स आल्दो फेडरल गवर्नमेंट की फ़ोर्स है लेकिन वो सिंध वालों की अपनी फ़ोर्स है, ये उनके भाई हैं, उनकी मदद के लिए उधर हैं। तो मेरे ख्याल में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बैठ के दूर होने चाहिए और आपको कि पुलिस फोर्स इतनी तेज़ हो कि आप रेंजर्स को बॉर्डर्स के ऊपर लगाएं, और अगर आपने उनको इस्तेमाल करना है तो हर 3 महीने के और 6 महीने के बाद उनकी जो कार्रवाई में, ऑपरेशन में, तसलसल में टूट आता है तो तोड़ देते हैं, उससे नुकसान होता है। तो आई एम श्योर कि यू को ऐसी बड़ी, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फैसला पाकिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर को खुद करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी आला ओहदे पे जाते हैं तो हम ओथ लेते हैं। आप कह रहे हैं जरदारी साहब के पास नहीं जाना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए जरदारी साहब के साथ आप कोई सेंसिटिव इशू शेयर भी नहीं कर सकते। जरदारी साहब तो दूर है, मैं अपने बेटे से नहीं कर सकता, बाप से नहीं कर सकता। जब मैंने एक ओथ लेके एक मिनिस्ट्री ली है या चीफ मिनिस्टर बना हूं, तो बहुत सी हसास चीजें हैं जो आपके अपने पास होती है, उसके अंदर कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व भी नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुत इल्जाम वज़ीर आज़म की अदालत के दौरान कौन हुकूमती मामला देखता रहा, उनकी आज़ादी के हवाले मैं आपको चीजों पर किसी चीज के भी जस्टिफाई नहीं करना चाहता। मैं आपको एक असूली बात बता रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस के अंदर उनकी बेटी ने अगर कोई हुकूमती मामले में ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी ने उनके साथ शेयर नहीं की होगी, कोई सिक्योरिटी की मीटिंग उस तरह नहीं हुई, उनको लोग ताज़ियत के लिए या अफसोस के लिए कि वो उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ पूछने के लिए कुछ लोग आते रहे, अदरवाइज तो ये बाकी बातें हैं ना। बट ये एक असूल है कि उसके ऊपर दैट इज वाई आप ओथ लेते हैं
चल ओथ वाले के आपका इस पर पॉइंट आ गया, बट यहाँ आप सिंध को ये बात नहीं समझा पाए, उधर अफगानिस्तान को बहुत कुछ आप नहीं समझा पा रहे। देखिए संजीदा बात की अभी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो है अशरफ गनी साहब का जो इंटरव्यू है मैंने ग्लांस थ्रू भी किया है, यू आर काइंड कि आपने मुझे डिटेल्स भी दी। देखिए जब वो ये कहते हैं ना कि दाइश और तालिबान से बड़ा मसला हमारा रियासती ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से, तो ये गलत भी बात नहीं है। देखिए हम भी ये कहते हैं कि आपके तालिबान के और आईसिस के मसाइल कम हो जाएंगे अगर आप हमारे साथ अपने रियासती ताल्लुकात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। देखिए ना, बात यह है कि मसलन बॉर्डर मैनेजमेंट ही एक बात है, इस पे आपका तावन चाहिए। आप कहते हैं नहीं हम शेर हैं अपने मुल्क में, लेकिन आपका पाक्तिया, पाक्तिका, नंगरहार, नूरिस्तान, ये सारे इलाकों के अंदर आपका तो कोई रोल ही कोई नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो देयरफॉर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेयर एज अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को हमें दूर करना चाहिए। वो पिन पॉइंट अगर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में फ़लाँ जगह दफ्तर हैं, तो हमारे जो सिक्योरिटी के लोग हैं या हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। द पॉइंट इज़ कि क्या आप अपने दिल से पूछें, मैं अपने दिल से पूछता हूँ, किसी पाकिस्तानी दिल में यह है कि हमारी तरफ से उठ के बंदा जाए और हमारे किसी अफगानी भाई को नुकसान पहुँचाए, चे जाए कि उसको कत्ल कर दे। इसका मतलब हमारे ऑफिसेस तो नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। तो फिर अफगानिस्तान की बात समझ क्यों नहीं रहा हम बता रहे? नहीं देखिए, फिर इसका मतलब है कि हमारा आपस के अंदर गैप है ना। यानी अगर हमने नॉर्थ वजीरिस्तान के पूरे ऑपरेशन के अंदर, और ये सलीम साफी साहब ने उनको क्वेश्चन भी किया, हमने अगर नॉर्थ वजीरिस्तान किया तो हमने हकानी ग्रुप को सारा वहाँ ऊपर, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, मांझा मार दिया, टोटल क्लियर क्लिंस हो गया एरिया। कुछ लोग उधर बैठ के हैं, उधर से इधर आके करते हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूं, एक ब्रेक पे जाना। इस पर उनकी राय है कि पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन किया है अपनी जरूरियात के तहत किया है, अफगानिस्तान के कहने पर नहीं किया। इस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। आज क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अशरफ गनी साहब जो अफगानिस्तान के सदर, उनके ताज़ा तरीन इंटरव्यू पर। जनरल साहब, आप फरमा रहे हैं कि बहरहाल एक अदम एतमाद है, जी। उसकी बज़ाहिर कुछ वजूहात नजर आती हैं। अशरफ गनी साहब सवाल उठा रहे हैं कि जी मुल्ला उमर, अख्तर मंसूर या हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कब कार्रवाई की, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। वो कहते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात के तहत की है। तो कहते हैं बल्कि हमारे यहाँ तो शायद पाकिस्तान में इलाज होता रहा है तालिबान का अस्पतालों के अंदर। जी देखिए, जब ये वो कहते हैं ना हमारी ज़रूरत, तो ये बिल्कुल ठीक बात है ना। हमने अपनी ज़रूरत के लिए काम करना है ना, और हम ये समझते हैं कि हमारे मफाद में ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी सरजमीन को कोई इस्तेमाल करे और जाए और किसी भी पड़ोसी मुल्क के अंदर जाके वो हुकूमत की इमा के बगैर जाके धमाके करे और कत्लो गारत करे। ये तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। नहीं तो अगर हम ज़रूरत के तहत करेंगे फिर अफगानिस्तान भी अपनी ज़रूरत के तहत ही करेगा, हमारे कहने पर तो नहीं करेगा। देखिए ना, ये दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि उनकी अपनी भी ज़रूरत है इसके अंदर, और जब हमारी सरजमीन अगर इस्तेमाल हो अफगानिस्तान तो उनको गिला करने का हक है, और अगर उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हमें गिला करने का। फिर ये म्यूचुअल आते हैं, लेकिन वो अपने हाउस को क्लेंस करें ठीक तरीके से। ये मुल्ला, ये बैतुल्ला मसूद और ये जो है फजलुल्लाह वगैरह, इनका जो फजलुल्लाह भी बैठा है, उसका हमारी तरफ से हम पूरी करते हैं। हमने अगर अकानीज़ को और नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर किया तो पाकिस्तान के मफाद के लिए किया, फॉर श्योर किया, लेकिन हम उनको ये बता रहे हैं कि आपका गिला उन्हीं से है। ये जो हकानी ट्राइब है ये आपका अपना ट्राइब है, ये आपके मुल्क से यहाँ आया, इसको ट्रेनिंग दे के सोवियत को निकालने के लिए CIA ने ट्रेनिंग दी, इनको इक्विप किया, और अभी अगर ये, और अभी भी उनका जो मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन है, वो सारा सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर है, उनका जो कंट्रोल भी है। तो देयरफॉर आई थिंक ये चीज़ें बैठ के हम करें, और आपके हम अप्रिशिएट करते हैं कि अशरफ गनी साहब आए और प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले, लेकिन ये जो गिले हैं ना विद अफगानिस्तान, ये जाहिर ये लगता है कि ये सब इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ। अब इसलिए चलें मूविंग ऑन। उमर नरे पेशावर हमले स्कूल का मास्टरमाइंड ड्रोन हमले में मारा गया। आज की इत्तलात लश्कर इस्लाम का सरबराह मंगल बाग नंगरहार में मारा गया। तो पाकिस्तान कैसे फिर एक्नॉलेज करेगा इसको या रेसिप्रोकेट करेगा? देखिए, हम एक तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि वहाँ हम हर हालत के अंदर रेसिप्रोकेट करने को तैयार हैं। देखिए, जहाँ तक अफगान तालिबान है ना, जो जिनकी हुकूमत थी और अमेरिका ने यलगार की और उनकी हुकूमत हटा दी, उसके बाद वो उस हुकूमत को लेने के लिए उनके नबर आज़मा थे। फॉर 15 ईयर्स इन्होंने उनकी सिचुएशन को, उनकी हैसियत को नहीं माना।
बट देन दे रिकग्नाइज देम एंड दे सेड ओके कतर में दोहा में मुलाकात होगी। फिर उनका ये स्टेक होल्डर्स हैं, दे अंडरस्टैंड कि इन दी लॉन्ग रन अगर अफगानिस्तान में अमन लाना है तो सारी सेगमेंट्स के साथ बैठ के कोई पॉलिटिकल डिसीजन करें और आपस में ये करें। देखिए अफगानिस्तान आज से 10 साल पहले को पुरअमन अफगानिस्तान नहीं था, आज से 30 साल पहले भी इस तरह का पुरअमन अफगानिस्तान नहीं था। वहां ऑलरेडी ट्राइबल सोसाइटी है, वॉर लॉर्ड्स की हुकूमत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर रहती है, जंगें हुई, आपने देखा कितने इनके हेड्स वहां रोल हुए, दाऊद मर गया, तराकाई मर गया, हाफिज मर गया, बहुत से लोगों को हैंग किया। ट्रबल्ड एरिया है, कभी भी अंग्रेजों के टाइम के अंदर भी इनका 200-300 साल की हिस्ट्री है। वी विश देम वेल। हम ये कहते हैं कि आपका जो हमारे ऊपर डिपेंडेंस है बिकॉज ऑफ बीइंग लैंडलॉक्ड, सर आंखों पे आपके 35 लाख लोग पिछले 30-35 सालों से हम उनको लुक आफ्टर करें। और ये बात मैंने अभी पिछले महीने कॉमनवेल्थ की कन्वेंशन थी लंदन में, उनमें, और वो उनके हैरान हो गए। मैंने कहा जी 200 मिलियन तो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। इस सब के बावजूद जी जी जनरल साहब, अभी सलीम साफी साहब कहते हैं जब वो दौरा करके आए, उनकी राय में जो वो फीलर लेकर आए हैं कि वहां ये चीज़ बड़ी तकवीयत पकड़ चुकी है, ये राय कि तालिबान की जो मुज़ाहमत है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान की मदद की मरहून मिन्नत है। सो हम तो ऑपरेशन ज़रब अज़्ब कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, वेयर आर वी फेलिंग देन? क्यों हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे? देखिए मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान, आप उनसे ये साफ़ी साहब पूछते कि आपके ये दर्जनों जो सूबे हैं हमारे बॉर्डर के साथ ईस्टर्न अफगानिस्तान के, क्या उधर आपकी रिट है? क्या आपको पता है ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपकी अगर रेट ही नहीं है तो हाउ कैन यू से कि वो लोग हमारे पास? साफी साहब उन्होंने पूछा भी हो, शायद उन्हें पूछना भी चाहिए, असली काम तो आपका है ना ये सर, पूछेंगे आप जाके कि जी आपने क्या किया और उन्होंने क्या। ऑफ कोर्स मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने भी बड़ी दिल की बातें आगे की और हमारे लिए मुफीद हैं। हमें ये पता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और अगर हम इनको आइडेंटिफाई करें और अपने उनको बताएं, एंड आई एम श्योर उन्होंने अभी इन्वाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को और ये मीटिंग होगी और चीफ ऑफ आर्मी ने इन ऑल हिज सिंसेरिटी फुल्ली तौर के ऊपर उनको कन्विंस करने की कोशिश की है। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है ये वीक हुकूमत है, इसकी आपस के अंदर यूनिटी के गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है, कैबिनेट के। एक बड़ा आपने इंपॉर्टेंट नुकता उठाया, गनी साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान ने 2 दफा यकीन दहानी कराई हम तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आएंगे, नहीं ला पाए। उल्टा उनकी राय में पाकिस्तान शायद ये तवक्को लगाए बैठा रहा कि तालिबान अफगान हुकूमत को गिरा देंगे। तो सर ये तो बहुत सीरियस है। आई डोंट थिंक सो। देखिए कभी भी कोई जी होश पाकिस्तानी लीडर ये सोचने को तैयार नहीं है कि वहां जाएंगे तो वो कोई गिराएगा या नहीं। ये देखिए ये इनका अपने इंटरनल इश्यूज हैं, वी कैन नॉट गारंटी कि सईद गनी, इनकी जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है यही प्रोलॉन्ग हुकूमत रहेगी और ये नहीं, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं और इनके इन मसाइल की तरफ इनको देखना चाहिए। नंबर 2 वो कह रहे हैं उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा जी हमारी फौज जो है बहुत बड़ी अच्छी है। यस उन्होंने ये कहना है, वो मुल्क के सदर हैं, उन्होंने कहना फौज अच्छी है, बट पक्की बात ये है वो आपके आर्मी चीफ की भी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं ना। देखिए ना आर्मी चीफ ने तो डिलीवर करके उनको दिखाया है। इनके अभी मुल्क के अंदर पिछले 15 महीनों में 38 तो अमेरिकन लड़ाकू हैं, सिविलियन भी और मिलिट्री भी। इन एडिशन टू दैट सुसाइड्स हो रही हैं, इन एडिशन टू दैट इनकी अपनी फौज के लोगों ने अमेरिकन को मारा है। तो इनकी फौज की जो स्ट्रक्चरल है एक एडिफिस जो बना हुआ है, वहां पश्तून सबसे बड़ा ट्राइब है, ठीक है। 80% इनकी फौज में नॉन पश्तून। मैं इसको यूं समझ करूं कि हम लोग ऑन ग्राउंड तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें शायद सिर्फ सिफारती कोशिशें स्टेप अप करने की जरूरत है ताकि अफगानिस्तान को सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ के, उनका मुआशी प्रॉब्लम भी है, उनकी लीडरशिप के प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। हम अशरफ गनी साहब की तारीफ करते हैं, हम समझते हैं कि वो एक इकोनॉमिस्ट है, एक टेक्नोक्रेट है, एक स्टेट्स पर्सन भी है। लेकिन अगर हम उनको कन्विंस करने में फेल हुए हैं तो आई थिंक हमें भी अपनी सोल सर्चिंग करनी है कि यहां तक नौबत हमारे अफगान के साथ किया। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, नाज़रीन आपके सामने मौक़िफ़ रख रहे थे अशरफ गनी साहब के ताज़ा तरीन इंटरव्यू पर पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान क्या राय रखता है। प्रोग्राम एक मौसम ब्रेक शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को अपने ही लोगों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना है, कुछ चैलेंजेस का जिक्र करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसके सरबराह परवेज़ खटक साहब हैं, को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है और अरकान सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के नाला हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ सीनियर सूबाई वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के रवैये से उनके मुताबिक इन सीनियर वज़रा और वज़ीर आला साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को वहाँ पर पार्टी रिप्यूट को हाईजैक कर रखा है और अब से चंद रोज़ कबल इन्हीं सूबाई अरकान असम्बली ने धमकी भी दी कि वो CM खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के खिलाफ सुबह भर में कन्वेंशन का एहतमाम करेंगे, जिसके बाद PTI की मरकज़ी क़यादत को उन्हें यकीन दहानी करवानी पड़ी कि बहुत जल्द इमरान खान साहब उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करेंगे। और अब से कुछ देर कबल बनी गाला में इसी मामले पर एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है, जिसमें इन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से गौर किया गया है, यकीन दहानी करवाई गई है। सो ये एक बड़ा इंटरनल चैलेंज तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है, खुसूसन ऐसे मौके पर जब ये जमात अवामी तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है मुल्क गिर सतह पर पैनामा मामले पर। दूसरी जानिब परवेज़ खटक साहब का यह बयान भी बहुत अहम है, जिसमें फरमाते हैं कि इमरान खान साहब बरसों का काम दिनों में चाहते हैं। वो हवाला दे रहे थे इमरान खान साहब के उन वादों का जो उन्होंने 90 दिन में पूरे करने को कहा था। परवेज़ खटक साहब के बकौल उन कामों के लिए 90 दिन क्या 5 साल भी कम है। सो ये मामला है क्या, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान साहब के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ज़रा ये बताएं कि अगर आपकी जमात को कोई चैलेंजेस हैं सूबे की सतह पर, तो ये वहीं पर हल क्यों नहीं हो पाए, ये बनी गाला तक मामलात को क्यों आना पड़ा? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जिन मेंबरान असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हमने यही कहा था कि आप अपने जो मुकामी लीडरशिप है, अगर वज़ीर आला के साथ कोई इश्यूज हैं तो आप वज़ीर आला के साथ बैठ जाएं, और अगर पार्टी इश्यूज हैं तो पार्टी लीडरशिप के साथ बैठ जाएं। अब ये है कि ये तो पार्टी में डिसीजन लेना है कि वो लोग जो डायरेक्ट मीडिया पे जाना चाहते हैं, जिससे पार्टी की बदनामी होती है, उनके खिलाफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान ऐलान कर चुके हैं कि वो लोग जो अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं या प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और उनको पार्टी से निकाला जाएगा, या फिर उनको मशवरा दिया गया है कि वो अपनी पार्टी बना लें। फिर ये जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ में अब इस चीज़ की रोकथाम होना लाजमी है, क्योंकि जितनी पार्टी बढ़ती जा रही है, अगर इसमें डिसिप्लिन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनके, उनको दूर करने की बजाय फैसला ये हुआ है कि सख्ती से जरा निपटा जाएगा इन लोगों से। नहीं, ये तो अभी की बात है ना, मैं तो उस दिन की बात कर रहा हूँ जब खान साहब ने वर्कर कन्वेंशन से के दिन उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई अपना ग्रुप बनाना चाहता है विद इन पार्टी, तो वो ग्रुप न बनाए, अपनी पार्टी बना ले। तो ये अच्छा मशवरा है। अगर किसी को इस पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो अपनी पार्टी बना लें, बेहतर यही है। इसका एक तरीका तो ये भी है ना कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात, जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, वो तो दूर तब होंगे जब आप जिनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात आप उनके साथ बैठ जाए ना। ये तो हम ऑफर कर चुके हैं कि अगर आपके CM के साथ कोई इशू है तो हम CM आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। अगर पार्टी के सदर के साथ कोई इशू है तो पार्टी के सदर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं सड़कों पे आऊंगा, तो वो इशू जो है वो पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी होती है। वो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो। डिसिप्लिन होता है। मुझे ये फरमाते हैं कि खान साहब इन नाराज अरकान को ये ऑप्शन क्यों देते हैं कि वो पार्टी छोड़ जाएं? खान साहब अपने ताकत को एक्सरसाइज क्यों नहीं करते और पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? नहीं, देखिए, पार्टी से निकालना इतना आसान नहीं है कि खान साहब जब चाहे किसी को निकाल दें। ये डिसिप्लिन की बात होती है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, एक प्रोसीजर होता है, तरीकाकार होती है। कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि इमरान खान किसी को पार्टी से निकाल देगा। ये एक पूरा एक अमल होता है, और ये तब किसी के खिलाफ आप ऐसा एक्शन ले सकते हैं जब आप साबित करें। तो अब हम यही समझाने की कोशिश करें अपने भाइयों को कि अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके साथ बैठने के लिए हर लेवल पर तैयार है, गवर्नमेंट तैयार है, पार्टी तैयार है। तो इसके बाद अगर वो एहतजाज करते हैं या मीडिया पे जाते हैं तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि क्या ऐसी पार्टी में उनका रहना दुरुस्त होगा या उनको रखना दुरुस्त होगा। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रुकन, तस्दीक कर रहे थे कि बहरहाल पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इंटरनल इख्तलाफात मौजूद हैं और इस बात की अहमियत से भी वो तस्दीक कर रहे थे, इसको तस्लीम कर रहे थे कि बहरहाल अब तहरीक इंसाफ को इंटरनल डिसिप्लिन को इंश्योर करना होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।